आप लिखी हुई कौन सी होगी? दुर्गा। तो दो तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो गए आपके, एक तो मीरा और एक कौन सी? दुर्गा। राजस्थान में अपने एक परमवीर चक्र विजेता है शैतान सिंह। कौन वे? मेजर शैतान सिंह। 1962 इंडो चाइना वॉर, जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसके अंदर परमवीर चक्र मिला था शैतान सिंह जी को। शैतान सिंह जी नारायण सिंह जी के स्कूल के सीनियर थे, तो उन्होंने अपने सीनियर पर जो बुक लिखी, परमवीर चक्र मिला, इसलिए बुक का नाम क्या है? तो ये परमवीर जो बुक है ये किस पर आधारित है? मेजर शैतान सिंह। किस पर आधारित है? लिख लो कोष्टक में, मेजर शैतान सिंह पर आधारित, बेस्ट ऑन मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह पर आधारित। मेजर शैतान सिंह पर आधारित, बेस्ट ऑन मेजर शैतान सिंह। 1962 में जो भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें अपने एक चोटी थी, उसका नाम था रेजांगला। क्या नाम था चोटी का? ज्योग्राफी पढ़ते हो आप? रेजांगला पास नाथुला दर्रा, नहीं ये पढ़ते हो? वैसे एक दर्रा है, उसका नाम है रेजांगला दर्रा। कौन सा है? उसमें इंडियन आर्मी बैठी हुई। इंडियन आर्मी के सैनिक 120। कितने सैनिक है? और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो है मेजर शैतान सिंह। क्या नाम है? जोधपुर के अपने रहने वाले मेजर शैतान सिंह। 120 के आसपास फौजी है, वो ज्यादातर फौजी रेवाड़ी के आसपास के। कहां के? हरियाणा में रेवाड़ी, रेवाड़ी के आसपास के फौजी। और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो कौन है? अपने राजस्थान के मेजर शैतान सिंह। उस चोटी के ऊपर बैठे हुए, अपने दूरबीन लगा के नीचे देखा, तब पता चला पूरी एक चाइनीज ट्रुप, पूरी एक चाइनीज बटालियन उस चोटी पे कब्जा करने के लिए आ रही है। लगभग 1200-1300 चाइनीज फौजी। मेजर के पास फौजी कितने? 120। तो मेजर ने अपनी पिछली जो चोटी थी, जो पिछली बैरक था, पिछली जो चौकी थी, वहां पर फोन किया और फोन करके कहा भाई हम यहाँ पर 120 है केवल, नीचे से 1000 से अधिक लोग चाइनीज कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए प्लीज सहायता भेजो, कवर भेजो, हमें सहायता भेजो। पिछली चौकी जो थी उसने समाचार दिया कि हमारे पास भी ज्यादा फौजी नहीं है, इसलिए हम आपको सहायता नहीं भेज सकते, इसलिए आप अपने 120 सैनिकों को लेकर हमारी वाली चोटी पे आ जाओ, ये वाली खाली कर दो, भले चाइनीज कब्जा कर ले लेकिन इसको खाली कर दो, आप वापस आ जाओ। पर चूंकि तुम वहां पर कमांडिंग ऑफिसर हो तो अंतिम निर्णय खुद का आपका है, आप जैसे चाहो कर लो, हमारा ये है कि हम सहायता भेज नहीं सकते, तुम ये खाली कीजिए, खाली करके हमारे साथ आ जाइए। मेजर ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को बुला के मेजर शैतान सिंह ने कहा कि भाई नीचे से इतने लोग आ रहे हैं, हमने दूरबीन से देखे हैं, अभी अपने एकदम कम लोग हैं, पीछे वाली चौकी से अपने को कोई सहायता नहीं मिल सकती, पीछे से अपने को निर्देश ही है कि अपने चौकी खाली करके जा सकते हैं, पर मेरा ये मन कतई नहीं मानता कि मैं मेरी चौकी खाली करूं, मैं मेरी जगह खाली करूं और मैं वापस जाऊं। लेकिन मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, यदि आप में से कोई यहां पर नहीं रुकना चाहता वो जा सकता है, उसको किसी प्रकार की कोई भी सजा मिलेगी। पर फौज में यह उसूल है कि साहब ने कह दिया तो कह दिया, बाद में पीछे हटना। फौजियों ने कहा साहब आपने कहा आप रुक रहे हो तो फिर जाने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। वो 120 फौजी भी वहीं रुके। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, न तो हमें हमारे वो 120 फौजी मिले, ना उनकी कोई जानकारी मिली। हमने ये समझा कि शायद वो 120 फौजी या तो भगोड़े हो गए होंगे, इधर उधर चले गए, या हो सकता है चाइना वाले उनको पकड़ के ले गए, हमारे पास उनकी कोई जानकारी नहीं। चाइना ने युद्ध शुरू किया था 1962 वाला, युद्ध शुरू किया, इतने में युद्ध शुरू होने के थोड़े दिनों बाद में बर्फबारी शुरू हो गई, हिमालय में उस साइड में स्नोफॉल होना शुरू हो गया। जैसे बर्फबारी शुरू होती है चाइना साइड के रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद होते हैं, चाइना ने युद्ध बंद कर दिया। चाइना अंदर घुसा था, चाइना युद्ध बंद करके वापस निकल गया, चाइना युद्ध बंद करके वापस निकल गया, बर्फ जम गई चोटियों के ऊपर, युद्ध बंद हो गया। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि हमारे हिमालय क्षेत्र में कुछ जनजातियां रहती है, जो बर्फ जब गिरती है तब मैदानों में आ जाती है, बर्फ जब पिघलती है तब वापस ऊपर पहाड़ पर अपने पशुओं को चराने के लिए जाती है। एक बार ऐसी कोई जनजाति का एक बंदा अपने पशुओं को चराने के लिए रजांगला की चोटी पर गया और उसने जाके देखा लाशें लाशें पड़ी है, चारों तरफ वहां पे डेड बॉडीज थी। वो भाग कर नीचे आया, इंडियन आर्मी को उसने बताया कि ऊपर लाशें पड़ी है। इंडियन आर्मी ने जाके जब चेक किया तब 120 अपने वाले, 1300 चाइनीज, सारे मरे हुए हैं। 120 लोगों ने 1300 मार दिए थे। इसलिए जब आप लता मंगेशकर का गाना सुनते हो ए मेरे वतन के लोगों, उसमें एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा, उसमें एक लाइन है, एक एक ने 10 को मारा, 120 इंटू 10 1200, तो वो रेजांगला की लड़ाई की बात है। एक एक ने 10 को कहां पे मारा? तो रेजांगला के अंदर मारा था। रेजांगला में वो जो मेजर थे, उन मेजर का नाम क्या था? शैतान से। उनके साथ वो फौजी थे, वो कहां के थे? इसलिए रेवाड़ी में अपने अभी भी एक चौक का नाम है रेजांगला चौक, चौराहे का नाम है। रेजांगला की लड़ाई में रेवाड़ी के शहीद हुए थे। और आपने यहाँ पर जो शैतान सिंह जी का गांव था वो था बाणासर, जोधपुर के अंदर। बाद में उस गांव का नाम किया गया मेजर शैतान सिंह नगर। क्या किया गया? और उन मेजर शैतान सिंह को बाद में मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। परमवीर चक्र दिया गया तो उनके ऊपर नारायण सिंह जी ने बुक कौन सी लिखी? भाई बात सुनो, मतलब सब लोगों के लास्ट तक भी हाथों के अंदर और वो बंदूकें हैं उनकी। मेजर शैतान सिंह के दोनों हाथों में गोलियां लग गई थी, तो उस बंदे ने वो स्टैंड गन लगा रखी है और अपने पैर के अंगूठे से दबा रहा है।
हाथ टूट गए तो बाद में पैर से मरेंगे, पर लड़ेंगे अपने आप। इस चौकी को खाली करके तो जाएंगे नहीं। सारे के सारे चाइनीज को वही रख लिया था। इस मामले में तब मुझे कई बार लगता है कि यार हम और एक मामले में बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। आजादी के बाद के हमारे फौज के इतिहास की हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जब इतिहास इतना ही पढ़ते हैं, जब राजा महाराजाओं की इतनी बातें पढ़ाई जाती है, युद्धों की पढ़ाई जाती है, 47 के बाद का क्यों ना पढ़ाया जाए? हमारे बच्चे क्यों ना जाने इस बात को, हमारी पीढ़ियां इस बात को क्यों ना जाने कि इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए किन किन लोगों ने अपने जान की बाजियां लगा दी। हम क्यों नहीं जानते कि 1971 के युद्ध में लड़ने वाले वो हमारे महान सेनापति कौन कौन थे? हम ये क्यों नहीं जानते कि 1948 के अंदर कश्मीर वाले युद्ध के अंदर हमारे कौन से लोग शहीद हुए, किनको परमवीर चक्र मिला? हम ये क्यों नहीं जानते कि 65 और 99 के युद्धों के अंदर, मैं कहता हूं चूरू सिक्कर झुंझुनू का कोई गांव नहीं इसमें 99 का शहीद नहीं है। आप कभी साइड के अंदर जाके देखो, हर गांव के अंदर आपको शहीदों की मूर्तियां लगेगी, पर उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। उनके किस प्रकार की लड़ाई लड़ी, कैसे लड़े थे, इस प्रकार की बातें बताई जाए तो आने वाली पीढ़ियां जाने, आने वाली जो संतानें वो जान पाए कि ये जो शांति जिसे हम महसूस करते हैं कि सुबह 7 बजे कोचिंग आए, शाम को वापस चले गए, दोपहर में वापस चले गए, शाम को जाके खाना खाया, आराम से सो गए, हम इसलिए कर पाते हैं कि कोई ना कोई हमारा भाई उस बर्फ के अंदर खड़ा है। हम इसलिए कर पाते हैं कि कोई ना कोई वहां पे लड़ रहा है। आपकी शांति किसी दूसरे के युद्ध की वजह से है। आप चुप इसलिए बैठे हो, आप शांत इसलिए बैठे हो कि कोई ना कोई आपके लिए लड़ रहा है। बड़ी बात यह कि हम उनको क्रेडिट भी नहीं दे पा रहे, और चूंकि ये नहीं पढ़ाया जाता इसलिए कोई आके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल आके बाद में कहते हैं यू नो ना, युद्ध बंद हो जाने चाहिए, हमें पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे तुम नहीं करोगे तो वो करेगा। तुम एक बार करके देखो, देखे तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी फौज को कहो कि वहां से हट जाओ, वो शाम से पहले पहले पटियाला पे कब्जा करेंगे। तुमने इसलिए लगा रखे हैं कि उधर वालों का भरोसा नहीं है, तुमने इसलिए लगा रखे हैं कि चाइना का भरोसा नहीं, इसलिए खड़े होना जरूरी है, इसलिए युद्ध करने जरूरी है, इसलिए वहां पे रहना जरूरी है। पर हमें इस इतिहास के बारे में कुछ भी बातें बताई नहीं। 71 अपने भारत का सबसे अच्छा वो बड़े वाला युद्ध है ना, और अपना ही नहीं मतलब विश्व इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। यार कोई देश किसी दूसरे देश के टुकड़े कर देता है, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, बांग्लादेश नाम का अलग देश बना दिया हमने। उसकी आप उसको तो युद्ध को आप पढ़ोगे भी, आप गूगल करना उसके स्ट्रेटेजी के बारे में, उसके युद्ध लड़ने के बारे में, हम क्या लड़े यार उसके अंदर, क्या हमने रणनीतियां बनाई है उसके अंदर। भाई हुआ यह था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में आपस में कभी नहीं बनी, ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये आपका पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान की सत्ता पे कब्जा कर गए। भाई बांग्लादेश के लोगों का पाकिस्तान के अंदर कोई लेना देना नहीं था, ना उनके पास ढंग के पद थे, ना उनके पास ढंग की नौकरियां थी, इवन उनकी भाषा जो बंगाली भाषा थी उसको भी मान्यता नहीं दी जा रही थी। वो कहते उर्दू पढ़ेंगे, जो बंगाली थे वो उर्दू पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए पहले उन्होंने कहा हमारी बंगाली भाषा को मान्यता दो, बंगाली भाषा को मान्यता दो। उल्टा पाकिस्तान की जो फौज थी फायरिंग कर गई, फायरिंग करके तो ढाका यूनिवर्सिटी के 5 लड़के शहीद हो गए। 21 फरवरी के दिन वो लड़के शहीद हुए अपनी बंगाली भाषा के लिए, इसलिए 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए कि बंगाली जो लड़के थे वो बंगाली भाषा के लिए शहीद हो गए थे। पहले उन्होंने आंदोलन चलाया बंगाली भाषा को मान्यता दो, जब आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा बंगालियों का देश दो, कहा कि भाषा हमारा देश होना चाहिए। देश कौन सा होना चाहिए? बांग्लादेश, बांग्लाओं का देश, तो इसलिए कौन सा हो गया? बांग्ला। तो जब इधर इन्होंने ये कहना शुरू किया तो पश्चिमी पाकिस्तान वालों के पास अधिकार सारे, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने अपनी आर्मी उतार दी, और आर्मी उतार का कुटोरिन बांग्लादेश वालों को, इसलिए बांग्लादेश वालों को गजब पीटना शुरू किया। मतलब पाकिस्तान की आर्मी ने बलात्कार, नरसंहार, मारना, इस मामले में तो आगे निकल गए थे बहुत भयंकर। उनका एक जनरल था टिक्का खान, जनरल टिक्का खान, तो जनरल टिक्का खान ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे लोगों से करना शुरू किया। तो लोगों को जब मारना शुरू किया तो लोग भागे कलकत्ता आने लग गए। अपने वाला पश्चिम बंगाल, वो पूर्वी बंगाल ही तो है, तो ढाका से लोग इधर अपने इधर मूवमेंट बढ़ा। अपने यहाँ पे जत्थे के जत्थे लोगों के आ रहे हैं, अपने क्या करें उनका? इतने लोगों को हम कैसे रखेंगे अब? तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि भाई अब अपनी पार पड़ेगी नहीं, अब इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा अपने को। तो क्या किया जाए? तो क्या इसको टुकड़े को अलग ही करो, बांग्लादेश को अलग ही कर दो अपने। तो कैसे अलग कर दें अपने? तो अपने यदि बीच के अंदर आएंगे तब तो बाकी वाले देश ये कहेंगे कि भाई साहब इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो हमने बाद में कहा कि इनका भी कोई ना कोई इलाज करते हैं अपने। तो हमने कहा कि एक तो पाकिस्तान की हमने एयर बाउंड्री बंद की, हमने कहा पाकिस्तान का कोई भी जहाज हमारे ऊपर से नहीं जाएगा। अब पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए तो अपने ऊपर से जाना पड़ेगा, हमने एयर बंद कर दिया, हमने एयर बाउंड्री बंद है। पाकिस्तान बुरा देश है, वो बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की बातें कर रहा है, और हम हमारी एयर सीमा के ऊपर से उनके किसी भी हवाई जहाज को जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर दूसरा रूट लिया, वो उधर कराची से निकलते, अरब सागर के ऊपर से होते हुए कोलंबो जाते, कोलंबो से ढाका जाते। हमने और दिमाग लगाया, हमने श्रीलंका की सरकार के साथ एक समझौता किया इंदिरा गांधी ने, और श्रीलंका की सरकार कहा कि श्रीलंका गरीब बड़ा सा देश है, तू तेरे पास न तो ज्यादा सिक्योरिटी है, और कोलंबो में तेरे को अटैक वटैक हो गया तो
तो कोलंबो ने कहा हाँ यार बात तो सही है, तो हम तेरे को सिक्योरिटी देंगे, हमारी सेना लगा। तो हमने कोलंबो में अपनी सेना लगाई। अब कोलंबो में अपनी सेना खड़ी है, उस सेना को अब ये कहा कि तुम ये जानकारियां दो इनके हवाई जहाज कितने जाते हैं कितने नहीं जाते। तो वो कराची से उड़ते, कोलंबो रुकते, कोलंबो में फ्यूल लेते, ईंधन लेते, फिर वहां से आगे जाते। अब हमारे पास सारी जानकारियां थी कि पाकिस्तान के आर्मी के कितने जहाज गए, कौन से अफसर जा रहे हैं, उनके क्या बातें हो रही है, कुछ कुछ हमने वहां से इनपुट लेना शुरू किया और अपने को बताता ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। अब हमने बांग्लादेश वालों को कहा कि तुम अपनी एक सेना बनाओ, तो उन्होंने अपनी सेना बनाई, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। क्या बनाई? बांग्लादेश को मुक्ति वाहिनी मतलब सेना, बांग्लादेश को मुक्ति। तो बांग्लादेश वालों का सेना बना क्या करेंगे, हमें तो लड़ना ही नहीं आता, सामान्य आदमी हम कैसे लड़ेंगे। हमने कहा तुम्हें नहीं लड़ना, लड़ेंगे हम, नाम तुम्हारा होना चाहिए। ये कहेंगे भारत लड़ रहा है तो दूसरे देश हमारे बीच में आ जाएंगे, हम कहेंगे बांग्लादेश लड़ रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम तो खाली नाम की सेना बनाओ रे, तुम कह दो हम लड़ेंगे, बस नाम लो तुम्हारा। उन्होंने बनाया बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी। अपने उस समय थल सेना देख हुआ करते सेम मानेकशॉ, कौन थे? जनरल सैम के तो होड़ ही नहीं है भाई साहब, सैम सैम थे। जनरल सैम को इंदिरा गांधी ने बुलाया और इंदिरा गांधी ने बुलाकर, जनरल सैम जून का महीना था वो, ये बुलाया और बुला के कहा कि युद्ध शुरू करेंगे, अब बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी आगे लड़ेगी, लड़ेंगे अपने, नाम इनका होगा और अपने इसको अलग करना, अब अलग करवाना इस बांग्लादेश को, वरना इन लोगों को अपने नहीं संभाल पाएंगे। जनरल सैम ने कहा कि मैडम अभी युद्ध नहीं करेंगे, हम जून में युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? तो गर्मियां पड़ रही है, गर्मियों में हिमालय पिघला हुआ एकदम, यदि हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो चाइना पाकिस्तान का साथ देने के लिए आएगा, पर यदि चाइना साथ देंगे हमें दो फ्रंट खोलने पड़ेंगे, एक फ्रंट चाइना वाला लड़ना पड़ेगा, एक फ्रंट पाकिस्तान वाला लड़ना पड़ेगा, और हम युद्ध नहीं कर पाएंगे दोनों फ्रंट के ऊपर। तो क्या किया जाए कि सर्दियां आने दो, सर्दियों में हिमालय हमारी रक्षा करेगा। यूं ही थोड़ी है कि हिमालय हमारा रक्षक है, सर्दियों में हिमालय साइड में बर्फ जमेगी, चाइना आ ही नहीं पाएगा, चाइना फ्रंट ही नहीं खोल पाएगा। तो कहा तब तुम क्या कर सकते हो, उसने वापस कहा, जनरल सैम ने कहा कि 15 दिन का समय, 15 दिन दीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान घुटने टेक देगा। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है डन, दिसंबर के अंदर अपने लड़ाई करेंगे, आप अपनी तैयारी पूरी रखो। अब इंदिरा गांधी ने विश्व यात्रा शुरू की। इंदिरा गांधी इंग्लैंड गए, इंग्लैंड जाके कहा कि देखो बांग्लादेश में वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान वालों को प्लीज समझाओ, और यदि तुम नहीं समझाओगे तो बाद में देखो हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हम उनको इंटरफेयर तो अपने कर ही रहे थे, पर हम कहना चाह रहे थे कि देखो तुम्हें कह दिया है ना भाई, हम कह के बात करना है, फालतू में नहीं कर रहे। अमेरिका गए, अमेरिका जाके कहा, रूस के जो जो बड़े देश थे उनको भोलावण देके, भोलावण समझते हो क्या है कि भाई हम ये करेंगे देख लेना। पर दुनिया को ये लगा ही नहीं कि भारत इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है कि पाकिस्तान पे हमला कर देगा। दुनिया वालों को ये लगा कि ठीक है यार बात कर रहे हैं, बात करने में क्या होता है, ऐसे हमले थोड़ी होते हैं कोई। हमने एग्जैक्टली 3 दिसंबर को युद्ध शुरू किया, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक घुटने टेक कर ऊपर खड़े हुए थे, 13 दिन में जनरल सैम युद्ध जीत गए। दुर्भाग्य है कि जनरल सैम पर मूवी आती है लोग देखने नहीं जाते। सैम बहादुर, मुझे लगता है यार, और वो तो अच्छी मूवी भी नहीं है, इतनी अच्छी उन्होंने बनाई भी नहीं। मुझे लगता है यार मैं बनाऊं ना सैम पे तो इससे अच्छी मैं बना देता कि जनरल सैम की जितनी बातें उसमें, वो किससे तो मेरे क्लास में सुना है मैं यार, इतनी बातें तो पहले से जानते थे। मूवी वालों का तो काम है रिसर्च करे, रिसर्च करके थोड़ी और निकाल के लाए, पर फिर भी देखी जानी चाहिए, बच्चों को दिखाई जानी चाहिए कि यार हम जनरल सैम क्या चीज थे, हमने आजादी के बाद में हमारे देश में क्या एक थल सेनाध्यक्ष प्रोड्यूस किया है, कि कितने शानदार बंदे थे। उधर जनरल सैम जब ये 71 वाला है तो 3 फ्रंट है जो पाकिस्तान से लड़ाई हो सकती है। ढाका उधर वो वाला फ्रंट है, पंजाब इधर से अपनी सीमा लगती है, एक फ्रंट अपना जैसलमेर, 3 वाले फ्रंट है, तीनों फ्रंट पे राजस्थान के कमांडर है, और हमें तीनों के अपने को जानकारी नहीं मिलती। और ढाका वाला तो गजब ही है, ढाका वालों पे वापस एक मूवी है पलटन, जैकी श्रॉफ की एक मूवी देखना कभी, पलटन, जो वास्तव में 67 के नाथुला वॉर पे है। 62 के अंदर हम चाइना से हारे थे, 67 में नाथुला में चाइना को हारा है। दुर्भाग्य देखोगे हमारे लोग तक नहीं जानते कि हम 67 में चाइना को हरा गए थे, हम नाथुला के अंदर जीत गए थे, हम नाथुला जीते थे। वो अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल सगत, जिनके नाम पर ये इधर वाली रोड है आपके, ये क्वींस रोड से आगे जाते हैं तो इधर जो जयपुर के अंदर चौक बना हुआ लेफ्टिनेंट जनरल सगत के नाम पर है, तो जनरल सगत थे वहां पर। उन दिनों अपने यहाँ पे ईस्टर्न कमांड जो अरुणाचल, ये पूर्वी कमांड जो अपनी नॉर्थ ईस्ट वाला है, यहाँ पर एक हुआ करते जगजीत सिंह अरोड़ा, जग्गी, जग्गी यहाँ के मुख्य थे, और जग्गी के अंडर में काम कर रहे सगत। तो जग्गी ने, जगजीत सिंह अरोड़ा जी ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत को कहा कि आपको ढाका कैप्चर करना है। ढाका में घुसने से ठीक पहले एक नदी आती है मेघना, अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मेघना नदी। तो जनरल ने ऑर्डर ये दिया, जगजीत सिंह जी ने ऑर्डर ये दिया कि आपको जाना है और मेघना पे जाकर रुक जाना है, और मैं आपको मेघना पे जाने के बाद आगे बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको 10 बजे तक मेघना पहुंच जाना है। सगत ने कहा ठीक है पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। 8 बजे पहुंच गए ये लोग,
तो सैनिकों ने कहा सर 2 घंटे तो पड़े हैं क्या करें? कहा मेघना क्रॉस कर लो। मेघना क्रॉस कर गए। जैसे मेघना क्रॉस किया, आगे ढाका, ढाका पे कब्जा, पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर कर गई। पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने ही टेक दिया। उन्होंने कहा भाई साहब काली गाय है, मुंह में तिनका लेके माफी मांग ले, हमारे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं है, और आप जैसे कहो वैसे करो। अब ये बात पता चली जग्गी को। जग्गी को उन्होंने कहा, सगत ने कहा भाई हमने ढाका कैप्चर कर लिया, और जग्गी बड़े नाराज हुए। और जग्गी ने कहा मैंने कहा था कि तुम ढाका नहीं घुसोगे, तुम मेघना क्रॉस नहीं करोगे, तुम्हें मेघना तक ही जाना, तुमने क्रॉस क्यों किया? और 2 घंटे पड़े थे, फ्री क्या करते? हम आ गए, हमने कब्जा कर लिया। और जग्गी नाराज हुए, और जग्गी ने कहा वापस आओ, वापस आ जाओ। उधर लेफ्टिनेंट जनरल सगत ने कहा कि वापस दो ही सूरत में आएंगे, या तो मुझे मार दो, तुम्हारी फौज को ऑर्डर दो कि मुझे मार दे और वापस आ जाए, या दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री का दे, वरना वापस नहीं आएंगे। तो जगजीत सिंह जी ने कहा ठीक है, तो प्रधानमंत्री से कहलवा देते हैं। प्रधानमंत्री आवास का साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सीरियस मीटिंग ले रहे हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हम जीतने के बहुत करीब जाने वाले थे। अभी तक सूचना नहीं कि हम जीत चुके हैं, ढाका कैप्चर कर चुके हैं। अब वहां पर बात चल रही है अमेरिका क्या जवाब देंगे, फलाने क्या जवाब देंगे, अपने क्या करना, यदि कब्जा कर लेंगे उसके बाद क्या करना। इंदिरा गांधी बैठे हुए, इंदिरा गांधी की ठीक पास में तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम बैठे हुए, अन्य मंत्री और आईएएस वगैरह सब बैठे हुए। इंदिरा गांधी बड़े सीरियस रहा करते थे, हंसते नहीं थे। और दुनिया में जितनी महिला शासिकाएं हुई है वो कभी हंसती भी नहीं दिखाई दी। महिलाएं शासिकाएं हमें क्रूर हुई है। तब यूं आता है कि महिलाओं में ममता होती है, शासिकाओं वाले मामले में कतई ये लागू ही नहीं होता है। ये शायद इसलिए भी है कि महिलाओं को लगता है कि यदि वो इतनी क्रूर नहीं हुई तो पुरुष हावी हो जाएंगे। इसलिए पुरुषों को दूर रखने के लिए, हावी होने से बचने के लिए जरूरी भी है कि उतना ही रहे। इसलिए बाद में मायावती, जयललिता टाइप के तो अपने नेता है, उन्होंने तो बाद में जो जो पुरुष अधिकारी थे उनको कहा जूते उठा के ला, सैंडल ला, ताकि उसकी औकात पता चले, वो ईगो मरे उसका, वरना उसको लगे मैं पुरुष हूं, महिला के सामने कुछ सैंडल उठा, कुछ ही नहीं करेगा तू। तो महिला शासिका उस टाइप की रही है एकदम। तो इंदिरा गांधी वैसे एकदम सीरियस रहते, बोलते बोलते, वो हंसते नहीं थे ज्यादा। पर्ची, एक आईएएस बैठे हैं वहां पर, उनके पास में एक पर्ची गई है, उस पर्ची पे खाली था लिखा हुआ ढाका कंकर्ड, ढाका जीत लिया गया है। पर्ची आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, बाबू जगजीवन राम के पास पर्ची आई। बाबू जगजीवन राम ने, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने पर्ची देखी, पर्ची देख के कहा यार ये ढाका जीत लिया, तो मैडम को बतानी पड़ेगी, चलती मीटिंग के अंदर बात बतानी पड़ेगी। उन्होंने धीरे से पर्ची आगे बढ़ाई, मैडम की तरफ दी। मैडम ने पर्ची देखी, पहली बार लोगों ने इंदिरा गांधी को नाचते हुए देखा था। साउथ ब्लॉक में इंदिरा गांधी की साड़ी के छोर लहरा रहे थे, इंदिरा गांधी नाच रही थी ढाका कंकर्ड। हम 13 दिन के अंदर अंदर पूरा एक देश बना गए। यार कभी इस बात को इमेजिन कीजिए, मैं तो यूं अकेले में बैठे होता हूँ, गूज़बम्प्स होते हैं यार, देश तोड़ गए अपने। पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग कर दिया हमने, पूरा एक अलग नया देश बना दिया। उस देश का नाम क्या था? और दुनिया देखती रहेगी। दुनिया ने बाद में कहा ऐसे कैसे कर देगा, हमने 6 महीने पहले कहा था। वैसा पंगा चल रहा है वहां पे, और हम लड़े नहीं, मुक्ति वाहिनी लड़ी। दुनिया करे हम जानते रहे मुक्ति वाहिनी में कौन कौन थे, तुम बड़े गए हुए थे वहां पर सारे। तो ऐसे खूब सारी कहानियां, खूब सारे किस्से हम कोई जान पाए कभी कि 71 में अरुण खेत्रपाल कैसे लड़ लिए थे। बहुत यंग सा लड़का, पाकिस्तान वाले उत्तर असल की लड़ाई में क्या लड़ा होगा उसके अंदर, हम अरुण खेत्रपाल के बारे में कुछ नहीं जानते, हम हणूर सिंह जसोल के बारे में कुछ नहीं जानते। इधर जैसलमेर वाले बॉर्डर में तो अपने दिया कुमारी जी के पापा थे, भवानी सिंह, मेजर भवानी सिंह। तो पाकिस्तान ने जैसलमेर वाले बॉर्डर से आक्रमण नहीं किया, पाकिस्तान ने 2 ही फ्रंट खोले, पंजाब वाला फ्रंट खोला, ढाका का फ्रंट खोला। दोनों पे वापड़े हार गए, तो उधर वो आए नहीं, उनका यार इधर ही पार नहीं पड़ रहे। तो इधर दिया कुमारी के पापा भवानी सिंह जी बैठे थे, और भवानी सिंह जी को लगा कि यार फ्री बैठे बैठे क्या करे, इन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, कब्जा कर लिया था पूरा पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट कब्जे में गया था हमने, अच्छा छाछरो। और 6 महीने तक छाछरो हमारे पास था। छाछरो में भारत के कलेक्टर बैठते थे, कैलाशदान उज्जवल, छाछरों के अंदर रहते थे। 72 का शिमला समझौता जब होता है, उसके अंदर पाकिस्तान वाले इंदिरा गांधी से कहते हैं हमारा छाछरो वापस दो, तब हमने छाछरो वापस दिया। पर छाछरो जब वापस दिया तो भी हमारे कलेक्टर साहब नेम प्लेट उतार के लाए जिसपे लिखा हुआ था भारत सरकार, ताकि याद रहे कि 6 महीने के लिए तो हमारा था छाछरो वाला। इसलिए अक्सर कहते हैं कि 71 में हम युद्ध में जीते थे, टेबल पर हार गए थे। युद्ध में तो टेबल, जब मीटिंग हुई थी ना, मीटिंग के अंदर हम जो कुछ करना चाहते थे वैसा हम कर नहीं पाए थे। उस दिन पाकिस्तान बहुत झुका हुआ था, पाकिस्तान घुटनों पर था। जुल्फिकार अली भुट्टो जब अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो को लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि बेटा पता नहीं इंडिया वाले क्या मांग लेंगे, यदि कश्मीर मांग लिया तो भी देना पड़ जाएगा। पर हम मांग ही नहीं पाए ज्यादा, उल्टा हमने उन 93,000 फौजियों को भी बहुत सही ढंग से रखा था, उनको सबको वापस सौंपा था हमने। पाकिस्तान ने हमारे खूब सारे फौजी रख लिए थे, उनको वापस नहीं भेजा था। प्लीज प्लीज यूट्यूब पर एक मूवी पड़ी है 1971, देखना कभी, है ना। दुर्भाग्य देखिए, सिप्पी सिप्पी की बनाई हुई, रोहन सिप्पी की मूवी है शायद वो, उन्होंने बनाई 1971। इतनी बेहतरीन मूवी है मनोज वाजपेयी की, उसको वितरक नहीं मिले। वितरक समझते हो?
एक कोई मूवी बनाता है, मूवी बनाने प्रोड्यूसर मूवी बनाता है, मूवी बनाने के बाद सिनेमा हॉल के अंदर बांटता है, वो वितरक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं। तो कोई किसी ने मूवी खरीदी नहीं, उन्होंने कहा 1971 को देखने कौन आएगा, भारत में कौन देखता है ऐसी मूवी, लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए बेचारे का और बस चला नहीं, तो उसने कहा भाई नहीं बिक रही तो अपने पास में रख ली रील उसकी। लॉकडाउन में कोई एक बंदा मनोज वाजपेयी का फैन, उसने मनोज वाजपेयी को ट्वीट किया कि मैंने तुम्हारी मूवी की लिस्ट देखी है, उसकी मेरी सारी मूवी देखी हुई है तुम्हारी, एक मूवी का नाम है तुम्हारी लिस्ट में 1971, वो मैंने देखी भी नहीं और कहीं है भी नहीं, तो मूवी तुम्हारी कहां गई यदि तुमने 1971 में काम किया, ये मूवी कौन सी थी? मनोज वाजपेयी ने उस लड़के को कोई आंसर नहीं दिया, रीट्वीट करते हुए कोर्ट में उस डायरेक्ट उस प्रोड्यूसर को कोर्ट कर दिया कि भाई ये मूवी प्रोड्यूसर के पास पड़ी है, ये जाने इसका काम जाने। प्रोड्यूसर को लगाया यार, लॉकडाउन में जनता भरी बैठी है और ये बेचारा देखना चाहता है, दे दी जाए। उसने यूट्यूब पे फ्री में डाल दी, यूट्यूब पे सबसे अधिक देखी गई मूवी है वो 1971। किस प्रकार हमारे फौजी पाकिस्तान की जेल के अंदर रह गए थे, वहां से भागने का प्रयास करते हैं, उस पे बनी हुई मूवी 1971 वाले। तो वो तो आप पक्का आज ही जाके देखोगे, यदि किसी ने नहीं देखी तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी आप। फालतू में देशभक्ति की बातें करते हैं यार, हमें 47 के बाद का इतिहास है वो कुछ भी जानकारी, या बच्चे राजाओं के बारे में पढ़ाता हूं तो मेरी जान खाते रहते हैं, सर फलाना युद्ध बता दो, सर इसमें 700 सैनिक गए थे 800 गए थे, यार 47 के बाद हमारे भाई इतने लड़ गए उसके बारे में तो पता होना चाहिए। चलो आगे लिखो, दो किताबें और, एक किताब कौन सी है? ओलियो। ओलियो का मतलब क्या होता है ना, यह ओलियो का मतलब था मिलने का भाव। क्या होता है? देखो कोई भाषा जब जितनी प्राचीन होती है ना, उस भाषा में उतने अधिक शब्द होते हैं। आप कहते हो याद, याद एक हिंदी का वर्ड है। मैं कहता हूं अरे जो मैंने 10 दिन पहले लिखवाया था क्या तुम्हें याद है? मैं कहता हूं मेरा एक पुराना दोस्त था, अब मुझे वो याद ही नहीं आ रहा। तुम फिजिक्स याद कर सकते हो क्या? ये याद है क्या? इन तीनों सेंटेंस में ओलियो लगा सकते हो क्या? यदि याद का मतलब ओलियो, मैं कह सकता हूं क्या कि मैंने 10 दिन पढ़ा था ओलियो है क्या? ये थोड़ी बोला जा सकता है। ओलियो का मतलब है किसी व्यक्ति से हम पहले मिल चुके हैं, अब उसकी वापस याद आ रही है हमें मिलने की, वो जो मिलने का भाव है उसको क्या कहते हैं? राजस्थानी में केवल शब्द नहीं है, भाव तक है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम नॉर्मली एक बोलते हैं उड़ाड़ दे दरवाजे के लिए, है ना, कि दरवाजा उड़ाड़ दे, न तो खुला रखना ना बंद करना, बीच की स्थिति। मतलब मैंने आपको कहा कि बाहर जा रहा है गेट उड़ाड़ दे, यदि आपने बंद कर दिया तो मैं वापस कहूंगा बंद क्यों किया? मैं अरे खुला क्यों छोड़ दिया? न बंद करना है न खुला छोड़ना है। बताओ देखिए दूसरे कोई भाषा शब्द बताए। मैं एक बार जोधपुर था, तो जोधपुर में मेरे से कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए थे, वो मुझे कहीं बाहर जाना था, तो वो मेरे साथ जाना था उनको। तो उन्होंने कहा लो लो सर अब लेट हो रहे हैं आप चलो। तो मैंने कहा कि बस 2 मिनट रुको, मैं खलखोटा खा के आया। बहुत जल्दी से स्नान कर लेना, बहुत तेजी से स्नान कर लेना खलखोटा। तो मैंने उनको बाद में मैं जाने लगा तो मेरे अचानक खुद के दिमाग, मैं बोल तो गया जल्दी में, मैं 2 मिनट में खलखोटा खा गया। मैंने कहा कि यार ये तो तुम लोग थे जो राजस्थान के हो और तुम समझ गए कि मैं नहा के आऊंगा। यदि कोई बाहर के लोग हो तो उनको लगे यार मैं अकेला जाकर चुपचाप खा के आऊंगा। और उनको बड़ा बुरा लगे यार इस बात का, यार सरिया मुंह पे कह रहा है कि तुम बाहर बैठो, मैं 2 मिनट में कुछ ना कुछ खा के आता हूं। और खलखोटा पक्का कोई ना कोई राजस्थानी मिठाई है जो अकेला खा के आ जाएगा और अपने को खिलाएगा। तेजी से स्नान करने को क्या कह सकते हो आप? हम कहते हैं उसको, हमारा अलग भाव उसका खलखोटा। तो ओलियों ओलियों का मतलब था मिलने का, कि भाई एक लड़की अपने ससुराल में उसको पीहर की याद आ रही है, तो पीहर की उसको क्या आ रही है? ओल। वो जो याद वाला भाव है उसको क्या बोलते हैं? ओल। अगला कौन सा? बरसारा डिगोड़ा डूंगर। डिगा मतलब होता है ऊंचा। डिगा मतलब गांव में जब अचानक ताबत लंबा हो जाए, जैसे मैं मान लंबा हो गया तो कोई गांव में गया और डिगो है, डिगो डिगो। डूंगर का मतलब पहाड़, डूंगर का मतलब लांगिया मतलब लांगे। बरसों से जो पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े थे मनुष्य ने उनको लांग दिया, इसलिए नाम क्या हुआ? बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग। मैं पहली बार रूस घूमने के लिए गए तो उपेंद्र जी सर थे हमारे साथ, जिनकी 2016 में 5वीं रैंक थी। वहां गए तो उन्होंने यहाँ से जब दिल्ली से चढ़ रहे थे तब उन्होंने कोई फेसबुक पे लिखा दिल्ली टू मॉस्को और लगा दिया नीचे, बस इतना लेके छोड़ दिया। हम जब मॉस्को पहुंचे फोन वोन वापस शुरू किए तब बच्चों के नीचे खूब सारे कमेंट्स आए हुए। तो ज्यादातर कमेंट वैसे, हैप्पी जर्नी सर, हमारे लिए क्या लाओगे सर, कौन कौन जा रहे हो, बच्चों कमेंट वैसे। किसी एक बच्चे कमेंट किया बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांग किया। तो उपेंद्र जी ने मेरे कहा इसने क्या लिख दिया? मैं ये अपना स्टूडेंट है। ये कहना चाह रहा है कि भारत और रूस के बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं,
वर्षों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े, आपने उनको लांग दिया, इसलिए इसने लिखा है कि बरसोरा डिगोड़ा डूंगर। और शुक्र मनाइए अपने हवाई जहाज में आए, इसलिए आपने फ्लाइंग का वो लगा दिया, फ्लाई का लगा दिया। यदि पैदल आते तो लिखता धर्मंजला धर को